मानव जीवन और फूलों का बेहद मजबूत संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। इन फूलों को मनुष्य के लिए वरदान स्वरूप माना गया है, जो स्वयं प्रकृति की गोद में उत्पन्न होकर प्रकृति को सुसज्जित करते हैं। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य और विभिन्न जातियों और प्रजातियों के अंतर्गत चिन्हित किए जाने वाले फूल हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। जिस तरह से प्राचीन काल से ही फूल इंसान के लिए उपयोगी साबित हुए हैं, उसी तरह इंसान भी फूलों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। स्पष्ट तौर पर ये प्रयास फूलों के वृद्धि के लिहाज से अनमोल साबित हुए हैं। हमारे देश में मालाकार या माली के नाम से परिचित समुदाय ने तो फूलों के उत्पादन को अपनी आजीविका का साधन ही बना लिया। समय के प्रवाह में फूलों की उपयोगिता बढ़ती गई। इनकी मांग में दिनों दिन वृद्धि होने लगी। परिणाम स्वरूप फूलों के स्वाभाविक उत्पादन की जगह व्यावसायिक खेती का अस्तित्व सामने आया, क्योंकि फूलों की व्यावसायिक खेती के बगैर फूलों की मांग की पूर्ति करना नामुमकिन था। धीरे धीरे विभिन्न तरह के फूलों का हर मौसम में उत्पादन होने लगा। जाहिर है कि पहले किसी खास फूल के उत्पादन के लिए खास मौसम का इंतजार करना पड़ता था। अब फूलों की व्यावसायिक खेती संरक्षित ढंग से होने लगी है। इस विधि से कुछ फूलों का उत्पादन सालों भर निर्बाध होने लगा है। संरक्षित खेती का मतलब खेती को मौसम के बदलाव या विषमता से संरक्षण। इसमें तापमान, आर्द्रता, धूप, छांव इत्यादि को एक निश्चित स्तर पर रखा जाता है। इसमें फसल को हानिकारक कीट पतंगों एवं बीमारी से भी बचाया जाता है। इतना ही नहीं, संरक्षित खेती में सिंचाई एवं फसलों की खुराक भी नियंत्रित की जाती है। संरक्षित खेती में पॉलीहाउस की भूमिका अहम होती है। फूलों की व्यावसायिक खेती का संरक्षित विधि का संचालक बना राष्ट्रीय बागवानी मिशन। वर्ष 2006-07 में बिहार सरकार ने फूलों की संरक्षित खेती की प्रगति के लिए विशेष पहल की। बिहार सरकार के सहयोग से सबसे पहले पटना के पश्चिम, जानीपुर और पटना से सटे ही पूर्व में स्थित बैरिया में पॉलीहाउस की स्थापना एक ही साथ हुई थी। पॉलीहाउस लगाने के लिए चलाई जा रही विशेष योजना के प्रारंभिक दौर में संरक्षित खेती से जुड़ने वालों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा 50% की रियायत दी जाती थी। क्योंकि लागत बहुत ज्यादा थी, ऐसे में काफी कम लोग इस योजना का लाभ उठा पाते थे। जब बिहार सरकार ने अपनी तरफ से 40% अतिरिक्त रियायत देने का निर्णय लिया, तो यह सोने पे सुहागा साबित हुआ। तब परिस्थितियां बदली और पॉलीहाउस की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। बिहार सरकार का कृषि विभाग पॉलीहाउस के माध्यम से व्यावसायिक तरीके से फूलों के उत्पादन के लिए कटिबद्ध है। पॉलीहाउस से जुड़े तथ्यों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए रेडियो, टेलीविजन और प्रचार के अन्य माध्यमों का सहारा लिया जाता है। अब शुरू कर ली फूल के खेती। इसमें आमदनी ज्यादा है। इसमें आमदनी ठीक, क्या कि इसका मार्केट है। खर्चा भी तो ही ज्यादा है में, लेकिन वो हमारा निगेटिव भावना है। हाँ, ये देख के हमारा मिजाज बड़ी खुश। कृषि मेला और रबी महोत्सव जैसे विशेष अवसरों पर पॉलीहाउस की महत्ता से लोगों को अवगत कराया जाता है। जन जागरूकता अभियान भी जोर शोर से चलाए जा रहे हैं, ताकि व्यावसायिक खेती का केंद्र पॉलीहाउस जन साधारण तक पहुंच सके। पॉलीहाउस योजना से जुड़ने के इच्छुक व्यक्तियों को सबसे पहले किसी पॉलीहाउस को नजदीक से देखने और जरूरी तथ्यों को समझने के लिए किसी पॉलीहाउस का भ्रमण कराया जाता है। इसके बाद इन लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण यानी आत्मा द्वारा प्रशिक्षण एवं प्रत्याक्षण किया जाता है। किसान भाई पॉली हाउस की संस्थापना करवाते हैं तो लगभग 10 लाख के लगभग खर्च आती है।
प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद आवेदकों को पॉली हाउस के निर्माण एवं स्थापन की अनुमति दी जाती है। किसी भी तरह की अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग के वरीय पदाधिकारी भी उपलब्ध रहते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि पैनल में रखी गई 24 कंपनियों में से कौन कंपनी किस केंद्र पर पॉली हाउस के निर्माण और स्थापन का कार्यभार संभालेगी। तदनुसार आवेदकों के अंशदान के साथ एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाती है। फिर निरीक्षण वगैरह की आवश्यक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वरीय पदाधिकारी के माध्यम से रियायती राशि प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, पॉली हाउस के जरिए की जाने वाली खेती और उसके रख रखाव की जानकारी में भी संबंधित कंपनियां आवश्यक सहयोग देती रहती हैं। सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़े पॉली हाउस से जुड़े लोगों के लाभान्वित होने की कहानी बताते हैं। कई लोगों ने तो अपनी नौकरी को त्याग कर पॉली हाउस के जरिए फूलों की व्यवसायिक खेती से जुड़ने का फैसला किया है। ग्रेजुएट हूँ BIT मिश्रा से, कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद फिर मैनेजमेंट की XISS रांची जेवियर से। मार्केटिंग था मेरा, मार्केटिंग और IT था। 2-3 साल जॉब भी किए MNCs में, लेकिन उसके बनिस्बत हम फिर भी हम सोचे कि नहीं, अपना काम करना है, अपना इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉय करना है, एम्प्लॉयमेंट भी देना है। और किस्मत समझिए, मेहनत समझिए, ईश्वर की दया समझिए, जो भी उससे MNC से अच्छा अर्न हम ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पे। जाहिर है कि पॉली हाउस के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है। प्रत्येक हाउस में 3 से 5 लोगों को सालों भर काम करने का मौका मिलता है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होता है और वे अच्छी जिंदगी गुजारते हैं तथा सफलता की कहानी बयां करते हैं। इसको बन जाने से हमको काम की टेंशन नहीं है, यहाँ काम का दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ रोजाना काम मिलता है और कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। हमारा भी फायदा हो गया और मेरा परिवार का भी ठीक ठाक से चल रहे हैं, तो हम इसमें काम कर रहे हैं। हालांकि पॉली हाउस के विभिन्न प्रकार होते हैं, परंतु बिहार राज्य के लिए प्राकृतिक रूप से हवादार सॉटूथ यानी आरी के दांत आकृति वाले पॉली हाउस का स्थापन उपयुक्त माना गया है। पॉली हाउस की छत के नीचे करीब 3.5 मीटर की ऊंचाई पर एक विशेष प्रकार की जाली या शेड नेट होता है। यह विशेष शेड नेट धूप और गर्मी का नियंत्रण करता है। पॉली हाउस की छत पर फव्वारे लगे रहते हैं। छत पर लगा फव्वारा सफाई और ठंडक प्रदान करने के लिए होता है। पॉली हाउस की अंदरूनी हिस्से में भी फव्वारा लगा होता है, जिसके सहारे आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित किया जाता है। पॉली हाउस के अंदर फूलों की संरक्षित खेती के अंतर्गत वैसे तो लिलीकॉम, कार्नेशन जैसे कई तरह के फूलों की खेती की जा सकती है, पर बिहार राज्य में परिस्थितियों की अनुकूलता और प्रतिकूलता पर गहन विचार करते हुए जरबेरा और डच रोज की खेती पर ही मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया और तदनुसार इनकी खेती की जा रही है। जरबेरा की करीब 16 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें पालम बीज, देओरू, इस्मारा, बीबियन, दानिया, फूलमून और क्वीन प्रमुख है। जरबेरा के फूलों की गुणवत्ता फूलों के आकार पर निर्भर करती है। बिहार में आमतौर पर प्लेन कलर और 2 या 2 से अधिक रंगों से युक्त मिश्रित कलर के जरबेरा फूलों की खेती की जाती है। एक अलग किस्म के जरबेरा फूलों का उत्पादन खुले खेतों में भी किया जाता है, पर इस खेती से प्राप्त जरबेरा फूल पॉली हाउस के जरबेरा फूलों की तुलना में कम टिकाऊ और काफी छोटे आकार के होते हैं। स्पष्ट है कि पॉली हाउस में उपजाए गए जरबेरा फूलों की मांग बाजार में अधिक है, जो इनकी व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देती है। जरबेरा उत्पादन के क्रम में जानने लायक एक विशेष तथ्य यह भी है,
अगर रख रखाव को उचित तरीके से अंजाम दिया जाए तो एक बार लगाए गए जरबेरा पौधों से 3 साल से भी ज्यादा की अवधि तक फूल हासिल किए जा सकते हैं। जरबेरा की खेती के लिए आवश्यक टिश्यू कल्चर पौधा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस क्रम में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि खेती के प्रारंभिक दौर से लेकर उत्पादन की स्थिति तक का खर्च सरकार वहन करती है। डच रोज और जरबेरा की खेती के लिए बलुआही मिट्टी उपयुक्त होती है। जहां ऐसी मिट्टी नहीं होती है उसे बना दी जाती है। मिट्टी में नमी की क्षमता बरकरार रखने के लिए कोकोपीट या धान की भूसी को मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्मी कंपोस्ट, नीम की खल्ली और सड़े गोबर को भी मिट्टी में मिश्रित किया जाता है। मिट्टी के उपचार के बाद मेड़ों का निर्माण किया जाता है। मिट्टी की ये मेड़ें 40 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। मेड़ों के निर्माण के दौरान यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि 2 मेड़ों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर से कम न हो। मेड़ों की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट की होती है। मेड़ों की यह निर्धारित ऊंचाई फूलों की खेती के क्रम में सहूलियत प्रदान करती है। मेड़ों के ऊंचे होने से पौधे जल जमाव से मुक्त रहते हैं और पौधों की जड़ें गहरे अंदर तक जा पाती हैं। इसके अलावा पौधों की देखभाल करने के दौरान ऊंची मेड़ों के कारण श्रमिकों को विशेष सुविधा प्राप्त होती है। वे बिना झुके भी अपना काम कर सकते हैं। 2 पौधों के बीच की दूरी कम से कम 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। रोपाई के बाद 3 दिनों तक हल्की सिंचाई की जाती है। बाद में पौधों की सिंचाई केंद्र में मौजूद चार्ट के अनुसार की जाती है। पौधों को प्रतिदिन सुबह में विशेष खुराक दी जाती है जिसे फर्टिगेशन कहा जाता है। फर्टिगेशन के दौरान एक विशेष घोल को ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से यानी बूंद बूंद के रूप में पौधों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद बारी आती है डेंजिंग यानी पौधों को आवश्यक दवा देने की। पौधों को यह जरूरी दवा 1 दिन के अंतराल पर दी जाती है। इस क्रम में ड्रिप पद्धति का प्रयोग नहीं होता। पौधों तक दवा के रूप में एक विशेष घोल को हाथों से ही पहुंचाया जाता है। जब पौधे 20 से 25 दिनों के हो जाते हैं तब निकौनी की जाती है। पौधों को खरपतवार से मुक्त किया जाता है। शुरुआती दौर में यह निकौनी हर हफ्ते की जाती है। पौधों के सूखे और बेकार पत्तों की सफाई एक निश्चित अंतराल पर की जाती है। वैसे किसी भी तरह की कठिनाई महसूस होने की स्थिति में पॉलीहाउस निर्माण कंपनी के कृषि विशेषज्ञों या कृषि विभाग के वरीय पदाधिकारी की मदद ली जाती है। करीब 1.5 महीने के बाद पौधों में कलियों का बनना शुरू हो जाता है, पर यदि पौधा स्वस्थ नहीं हो तो उसे तोड़ दिया जाता है। बाद में जब यह पौधा मजबूत हो जाता है तब स्वस्थ कलियां निर्मित होती हैं और विकसित फूलों का उत्पादन होने लगता है। फूलों के उत्पादन से संबंधित आंकड़े बताते हैं कि 1 एकड़ भूमि पर जरबेरा के 25,000 पौधों के जरिए फूलों का उत्पादन किया जाता है। प्रत्येक पौधों से प्रतिवर्ष 36 से 40 फूल हासिल किए जाते हैं। फूल उत्पादकों को जरबेरा के एक फूल की कीमत के रूप में 4 से 15 रुपए तक मिलते हैं। जाहिर है कि फूलों की कीमत बाजार की मांग के अनुसार घटती बढ़ती है। हालांकि बाजार में एक फूल की कीमत 10 से 25 रुपए तक होती है। चूंकि पॉलीहाउस के उत्पादित फूल मौसमी फूलों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होते हैं, इसलिए फूल उत्पादक के पास लाभ की एक स्थिति यह भी होती है कि वह चाहे तो ज्यादा लाभ कमाने के लिए बाजार की मांग को देखते हुए अपनी सुविधानुसार फूलों को छोड़ और तोड़ सकता है। पॉलीहाउस में उत्पादित फूलों का उपयोग शादी ब्याह, मंच, सभागार, सभा स्थल, होटल, घर या किसी भी तरह के कार्यक्रम में सजावट के लिए किया जाता है।
वस्तुतः जरबेरा का फूल सजावट का दूसरा नाम भी बन गया है। इसी तर्ज पर पॉली हाउस के माध्यम से डच रोज की खेती की जाती है। मुख्य रूप से इस विशेष किस्म के गुलाब की 2 प्रजातियां उगाई जाती हैं, जिसे बोडो और फर्स्ट रेड के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में आमतौर पर पाया जाने वाला गुलाब गंध युक्त होता है और गुच्छों में खिलता है, जबकि ठीक इसके विपरीत व्यावसायिकता की अपार संभावनाएं समेटे डच रोज नाम का विशेष गुलाब गंधहीन होता है। डच रोज के पौधों में केवल 3 टहनियों को ही शेष रहने दिया जाता है। कट रोज के नाम से संपरिचित यह गुलाब गुच्छों में नहीं खिलता। डच रोज की सबसे अहम खासियत यह होती है कि यह लंबे समय तक तरोताजा रह सकता है। प्रासंगिक रूप से यह जानना आवश्यक है कि बिहार में डच रोज की खेती की शुरुआत पंडारक में की गई। डच रोज का उपयोग जरबेरा की तरह साज सज्जा के कामों में तो होता ही है, साथ ही इसका उपयोग पूजा से संबंधित कार्यों के लिए भी किया जाता है। इतना ही नहीं, आजकल डच रोज का आदान प्रदान करके प्रेम की अभिव्यक्ति भी की जाने लगी है। दूसरे शब्दों में डच रोज प्रेम का प्रतीक पुष्प बन गया है। फूलों के व्यवसाय से जुड़े आंकड़े प्रदेश में फूलों की जबरदस्त खपत की कहानी कहते नजर आते हैं। आश्चर्यजनक भले हो, परंतु यह सच्चाई है कि बिहार में फूलों की बाजार मांग आपूर्ति के मुकाबले बहुत ज्यादा है। प्रदेश में फूलों की जबरदस्त मांग को पूरा करने के लिए बिहार वासियों को पूना, अहमदाबाद, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों से मंगाए जा रहे फूलों पर निर्भर होना पड़ता है। सिर्फ मौसमी फूलों का कारोबार करोड़ों रुपए की राशि को पार कर जाता है। अहमदाबाद, दिल्ली सब जगह से मंगाने पड़ता था। अब इतना लोकल हो गया है कि मंगाने का जरूरत नहीं है। अभी ऑर्डर मिल जाएगा ना तो 2 घंटा के अंदर यहाँ पहुँच जाएगा फूल। इन उत्साहवर्धक हकीकतों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में फूलों की व्यावसायिक खेती की अपार संभावनाएं हैं। फूलों का संरक्षित विधि से व्यावसायिक खेती प्रदेश में फूलों की जबरदस्त मांग की पूर्ति कर सकती है। गौरतलब है कि बिहार की जलवायु और मिट्टी फूलों की व्यावसायिक खेती के लिए बेहद उपयुक्त है। वहीं फूलों की खेती के विकास के लिए बिहार सरकार की लाभकारी योजनाओं के माध्यम से पॉली हाउस के तहत संरक्षित विधि से फूल उपजाने की प्रक्रिया का भविष्य अत्यधिक उज्जवल और सुनिश्चित नजर आता है।